जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो हमारी जो टीचिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नई जो वैकेंसी आ रही है उनमें आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला एक वीडियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सभी के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं आप, मैराथन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है आपके साथ आपका एक परिवार के रूप में है और आप इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो पार्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, माना जाता है हमारा साइकोलॉजी के अंदर। और साइकोलॉजी में टीचिंग जो अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम जो हमारी प्रक्रिया मानी जाती है, उससे बच्चों का विकास किस प्रकार होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती क्या है, उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा क्या, अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, सबसे पहले शिक्षा का हम अर्थ जानेंगे। शिक्षा क्या है? एजुकेशन। शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। इस एडुकेटम के दो मूल शब्द ई प्लस ड्यूको, यानी ये जो एजुकेटम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर जो है बना है। पहला है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ई का अंदर क्या होता है? अंदर से, यानी बाहर निकालना। अपने अंदर जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जो शिक्षा कहलाता है। अर्थात बालक की अंतर्निहित योग्यताओं, प्रतिभाओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब आ रहा है शिक्षण। शिक्षण यानी टीचिंग क्या होता है? शिक्षण की संकुचित अर्थ में बात करें तो शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। अर्थात यह शिक्षण जो निश्चित समय, निश्चित स्थान आदि पर किया जाता है। यानी शिक्षण क्या कहलाता है कि ये एक छोटा शब्द है और ये एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर ही किया जा सकता है। जैसे विद्यालय शिक्षा हमारी क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया दोनों माने जाते हैं और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, जैसे विद्यालय और परिवार। अब शिक्षण का जो संकुचित अर्थ पूछे वो तो हमारा औपचारिक हो गया, लेकिन अगर व्यापक अर्थ पूछे तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप में शिक्षण का अर्थ माना जाता है। आगे शिक्षण की परिभाषाएं। थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, यानी अधिगम सीखने में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित होता है। शिक्षण क्या होता है? उद्देश्य, यानी हमारा कोई उद्देश्य है और उसी को पूरा करने के लिए हम शिक्षण कार्य करते हैं। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए जो प्रेरणा या पथ प्रदर्शक या पथ केंद्रित का कार्य करता है। यदि बर्टन क्या मानते हैं कि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो होती है एक पथ प्रदर्शक या पथ केंद्रित, या उसको प्रोत्साहन देने के लिए या प्रेरणा देने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कौन सा होता है? शिक्षण कार्य होता है। लेकिन मॉरिसन क्या कहते हैं? शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक घनिष्ठ संपर्क माना जाता है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ता है। यानी कम परिपक्व व्यक्ति के अधिक परिपक्व व्यक्ति के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को जो मार्गदर्शन दिया जाता है वो शिक्षण कार्य कहलाता है। हाफ या डक्कन के अनुसार शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है: योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपकी। इनकी जो परिभाषा है होक और डक्कन की, इनके अनुसार हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। योजना हमारे जो साइकोलॉजी में पूछी जाती है, पाठ योजना। इसके बाद निर्देशन, उस योजना को हम किस प्रकार पूरा करते हैं। मापन, उस योजना में हमें किस प्रकार क्या कार्य करना है। मूल्यांकन, उसकी कमियां एवं उसकी जो भी एक अच्छी उसकी प्रोसेस रही है उसके बारे में जानना, ये मूल्यांकन रह गया। इसके बाद आ रहा है एडम के अनुसार जो है जो शिक्षण कार्य है वो बिपोलर यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षक और छात्र जिसमें होते हैं, किसके अनुसार? एडम्स के अनुसार। लेकिन जॉन डेवी ने जो है शिक्षण को कितनी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र 3 चर होते हैं और जिसमें मध्यस्थ चर किसको माना गया है? पाठ्यक्रम को। और यानी शिक्षक और छात्र के मध्य जो एक संपर्क स्थापित करने का कार्य होता है वो किसका होता है? पाठ्यक्रम का। तो ये उनका मध्यस्थ चर हो गया। इसके बाद आ रहा है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया यानी शिक्षण कार्य होता है हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। शिक्षक औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, मैंने आपको समझा दिया है। शिक्षण एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है।
शिक्षण में हम आंतरिक हमारी योग्यताओं प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं, तो हमारा कुशल यानी हमारा जो कौशल होते हैं उनका एक परिपक्व वो उनका विकास होता है। शिक्षण कला विज्ञान है। शिक्षण कार्य करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, यह एक कला और विज्ञान माना जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हर बच्चे के बारे में साइकोलॉजी बनाकर हर बच्चे के बारे में जानकर शिक्षण कार्य करवाना, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का है। अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया क्या होते हैं? छात्र और शिक्षक के मध्य जो शिक्षण कार्य जब शिक्षक करवाता है छात्र को, तो उन दोनों के मध्य एक क्रियाएं होती है, उनको अंतःक्रिया से संबंधित माना जाता है। शिक्षण निदान एवं उपचार यानी बच्चे के अंदर कौन सी कमियां हैं उनको जानना और उनको दूर करना, ये उनका हो गया। शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया, छात्र को अगर कुछ नहीं आ रहा या फिर छात्र को कहीं जो कमजोर है वहाँ पर शिक्षक उसको निर्देशित करता है, उसको एक सही रास्ता सुलभ करवाता है, तो हमारा ये जो है निर्देशन प्रक्रिया हो गई। शिक्षण कार्य ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षक अगर बच्चे में कोई कमी है शिक्षक उसको दूर कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे का ज्ञान उसमें बढ़ेगा। इसके बाद आ रहा है शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया, जैसे मैंने बता दिया त्रिमुखी में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक तार्किक प्रक्रिया, हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसका एक तर्कपूर्ण उत्तर अपने को मिलता है और उसी उत्तर में हम कोई नया तार्किक क्वेश्चन उसमें क्रिएट कर सकते हैं। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। बहुत ईजी है, क्योंकि हम अगर 5 बच्चों के बीच में बैठकर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम उन 5 बच्चों में एक समायोजन स्थापित कर रहे हैं। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया, आमने सामने वाली सभी को पता है मापन संभव है। शिक्षण का क्या होता है? मापन संभव है। इसके बाद है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण क्रिया का नियोजन है, शिक्षण कक्षा में संवेगात्मक स्थिति है, संस्था विद्यालय का वातावरण है, शिक्षक का व्यक्तित्व है और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता है, विद्यालय प्रभावशीलता और पाठ्यक्रम है। अब मैं इनको आपको एक इजीली रूप में एक बार समझा देती हूँ। शिक्षण का उद्देश्य, हम कौन से उद्देश्य से उसको हम सीख रहे हैं। इसके बाद है हम शिक्षक किस प्रकार अपने जो शिक्षण कार्य है उसको नियोजित कर रहे हैं कक्षा में, कक्षा में उसको अपना किस प्रकार बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा में बच्चों की और शिक्षक की संवेगात्मक स्थिति क्या है वो प्रभावित करती है। इसके बाद में विद्यालय का वातावरण है, क्योंकि अगर शोरगुल वातावरण में बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बच्चों का ध्यान एक जगह नहीं टिक पाएगा, लेकिन शांत वातावरण में अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों का कहीं ना कहीं दिमाग शिक्षा से संबंधित ही चलेगा। शिक्षक का व्यक्तित्व तो बच्चों के जो है हित में रहेगा या बच्चों के जो संप्रेषण में सहायता रहेगा तो वो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, सभी को पता है। विद्यालय की प्रभावशीलता, किस प्रकार विद्यालय बच्चों को अट्रैक्टिव करता है, और पाठ्यक्रम। इसके बाद आ रहा है आपका शिक्षण के चर। शिक्षण के कितने चर हैं? 3 चर हैं। स्वतंत्र चर जिसको कहा जाता है वो शिक्षक माने जाते हैं। आश्रित चर यानी डिपेंडेंट जो होते हैं वो छात्र होते हैं। और मध्यस्थ चर इंटरवेनिंग जो होते हैं वो यो होते हैं हमारी पाठ्य योजना हो सकती है, पाठ्यक्रम हो सकता है या शिक्षण विधियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन अपने को अगर ऑप्शन में पाठ्यक्रम और पाठ्य योजना, शिक्षण विधियाँ तीनों दिए हैं तो हमको सबसे पहले पाठ्यक्रम वहाँ पे टिक करना होगा। इसके बाद आ रहा है शिक्षण चरों के कार्य। शिक्षण चर के कितने कार्य हैं? निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक कार्य क्या होता है कि बच्चों में जो कमियां पाई जाती हैं उनकी पहचान करना। उपचारात्मक कार्य है उन कमियों को दूर करना। और इसके बाद मूल्यांकन यानी कितनी कमियां दूर हुई हैं और कितनी अभी भी बच्चों के अंदर हैं तो वो उनके बारे में पता लगाना। इसके बाद शिक्षण की अवस्थाएं। पूर्व क्रिया अवस्था जिसमें कौन से शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं? सबसे पहले पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, शिक्षण व्यूह रचना का निर्माण होता है। यानी कक्ष में जाने से पहले जो हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और यही अवस्थाएं कहलाती हैं जो कक्षा पूर्व अवस्था भी इसको कहा जाता है। अंतःक्रिया अवस्था यानी कक्ष में प्रवेश करने के बाद शिक्षक कौन सी एक्टिविटी करता है जिसमें शिक्षण क्रियाएं करता है, शिक्षण विधियों का जो विस्तार है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाता है। और जो कक्षा कंप्लीट होने के बाद में शिक्षक की क्या एक्टिविटी होती है? शिक्षण का मूल्यांकन यानी बच्चों को कितना पढ़ाया है और बच्चों के कितने समझ में आ रहा है वो उसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन के बाद जो शिक्षण नीतियों में जो परिवर्तन होता है, जैसे बच्चों को हम एक इजीली रूप में कुछ समझा रहे हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे तो हम उसको एक कहानी के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद आ रहा है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार कितने हैं? वही 3 हैं।
एक तंत्रात्मक शिक्षक का स्थान, प्रधान छात्र का स्थान, गौण। यानी एक तंत्रात्मक क्या होते हैं जिसमें, जिसको राजतंत्रात्मक भी हम बोल सकते हैं, यानी जिसमें मुख्य कौन होता है, शिक्षक, सिर्फ छात्र एक श्रोता माध्यम होते हैं, छात्र सिर्फ सुनते हैं या देखते हैं, वही रहता है। तो शिक्षक का स्थान यहाँ पर मुख्य होता है और छात्रों का स्थान इसमें गौण माना जाता है। लोकतंत्रात्मक जिसमें बच्चों की, जो बच्चों को त्रुटियां आ रही हैं, बच्चे उनको समझने के लिए शिक्षक से विचार विमर्श कर सकते हैं, ये लोकतंत्रात्मक हो गए, जिसमें दोनों मुख्य होते हैं, छात्र भी और शिक्षक भी। हस्तक्षेप रहित शिक्षक, छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार होता है, बच्चे सीखते हैं, बच्चों को अगर कहीं पर कठिनाई आ रही है तो शिक्षक एक साथी, सहपाठी, एक मित्र के रूप में उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद है शिक्षण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एक्यूरेट उठ के आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को वही सिखाएं जो उनको पहले से आता है और उसके बाद एक नई चीज की ओर उनको बढ़ाएं। सरल से जटिल को सबसे पहले उन्हें इजी चीज सिखाएं और धीरे धीरे उनको हम जटिल चीज की ओर ले जाएं। मूर्त से मूर्त की ओर जो हमारे सामने है, बच्चों को पहले वो सिखाएं और उसके बाद फिर काल्पनिक रूप से सिखा सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर एक बार पूरा उनको पाठ एक कहानी के माध्यम से समझाएं, उसके बाद फिर उनको एक बिंदु उनको एक अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। आगमन से निगमन की ओर, ये बहुत बार पूछा गया है, आगमन से निगमन की ओर। अनुभव से विवेक की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब इसमें आपको समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप भावी टीचर जो हैं समझ सकते हैं इतना तो। इसके बाद है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत कौन से, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने, हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ करते हैं तो हम स्वयं से उसको जोड़कर उनको समझा सकते हैं। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, कुछ भी सिखा रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत, योजना उसकी बनाई होनी चाहिए। रुचि का सिद्धांत, बच्चों को उसके अंदर रुचि आनी चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ, हर बच्चों की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो एक जैसी नहीं होती, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम बच्चों को सिखाएं। इसके बाद अभ्यास का सिद्धांत, हम उनको जो है अभ्यास करने के लिए दें। उपयोगिता का सिद्धांत, हम जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनके भावी जीवन में उपयोगी होना चाहिए। इसके बाद है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सीखने के लिए अग्रसर करें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, जरूरी नहीं शिक्षक ही यहाँ पर क्रियाशील हो, बच्चों को भी इसमें क्रियाशील होना चाहिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत, हम उन बच्चों को एक श्रृंखला के रूप में सिखाएं ताकि उनके जो पीछे का ज्ञान है वो आगे के ज्ञान से जुड़ता रहे। छात्र केंद्रित शिक्षा, हम सिर्फ, मैंने बोला कि शिक्षक मुख्य नहीं होना चाहिए, छात्र भी उसमें क्रियाशील होने चाहिए। चयन का सिद्धांत, बच्चों को सीखने के संबंध में चयन का एक जो रूल होना चाहिए। शिक्षण के स्तर कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, जिनके प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट, यह शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। इस स्तर में बालक किसी भी विषय वस्तु को यांत्रिक तरीके से चेतन मन में स्थापित करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यास्मरण करते हुए पहचान करता है। स्मृति स्तर क्या होता है कि हम बालक जो भी सीखता है उसको एक यांत्रिक तरीके से सीखता है, उसको रट्टा मार के सीखता है, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने दिमाग पर, अपनी जो मेमोरी है उस पर प्रेशर डाल के और उस चीज़ को वापस से याद करने की कोशिश करता है। ये आपका स्मृति स्तर आ गया, जो किसने दिया था, हर्बर्ट महोदय ने दिया था। इसके बाद आ रहा आपका बोध स्तर, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो दिया था मॉरिसन ने, और इसमें माध्यमिक कक्षाओं के लिए इसको उपयोगी बताया है। इसमें किसी भी विषय वस्तु को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है और यह विषय वस्तु समझाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आ रहा है चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल, ये दिया था हंट ने, और यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है जिसमें नवीन अनुसंधान, संरचनात्मक विचारों को प्रस्तुत इसमें किया जाता है। इसके बाद है अच्छे शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं वो देखते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। इसके बाद मधुर स्वभाव होना चाहिए, बच्चों के संबंध में उसका कठोर स्वभाव नहीं होना चाहिए। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उत्साही होना चाहिए, बच्चों को सिखाने के लिए, हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए उनमें उत्साह उत्पन्न करना चाहिए। विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी हर चीज़ के बारे में सही गलत, गुण अवगुण दोनों की पहचान होनी चाहिए। बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। अभिप्रेरणा युक्त व्यवहार उसका होना चाहिए।
नेतृत्व का गुण होना चाहिए, सामाजिकता का गुण होना चाहिए, चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, सक्रिय शिक्षण कार्य करवाना चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए। इसके बाद आ रहा अपनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा नए वीडियो के साथ फिर आपका एनसीएफ कंप्लीट करवाऊंगी। एनसीएफ से आपका जो हमारी क्लासेस रहेगी उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।